हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। तो लास्ट सेशन में हमने सॉल्यूशन चैप्टर का सॉल्युबिलिटी टॉपिक डिस्कस किया था और आज का हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी के बेस पे हम आगे राउल्ट्स लॉ को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए समझते हैं वेपर प्रेशर क्या है। अगर एक नॉर्मल वे में बात किया जाए तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स इज नोन एज वेपर प्रेशर। जो भी प्रेशर वेपर के द्वारा एग्जर्ट होगा वही कहलाएगा वेपर प्रेशर। बट बात यहाँ पे आती है कि ये जो वेपर है ये कैसे फॉर्म होगा और कौन से कंडीशन में फॉर्म होगा और ये किस तरह से प्रेशर एग्जर्ट करेगा। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आगे इसको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक कंटेनर ले लिया। ये हमारे पास एक कंटेनर है और ये कैसा कंटेनर है? ये है एक ओपन कंटेनर। सो वी हैव अ ओपन कंटेनर और इस कंटेनर में मैंने लिक्विड फिल कर लिया और ये है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। ये इस तरह से हमने इस कंटेनर में लिक्विड फिल कर लिया। अब लिक्विड की खास प्रॉपर्टी होती है कि ये वोलेटाइल नेचर के होते हैं। वोलेटाइल नेचर कहने का मतलब लिक्विड के मॉलिक्यूल को अगर सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी मिले तो ये एस्केप होकर के वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम लिक्विड की बात करें तो ये है लिक्विड का अपर सरफेस, अपर लेवल। और अपर लेवल के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी अदर मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में थोड़ी सी हाई होती है। तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी हाई होती है जिसकी वजह से ये अपर लेवल पे रहते हैं। अब देखो काइनेटिक एनर्जी हाई होने का मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी हाई होने का मतलब ये है इनके पास मोशन करने के लिए एनर्जी अदर मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में ज़्यादा है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो समझ है काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है मतलब ये ज़्यादा मोशन कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर मॉलिक्यूल। सेकेंड चीज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अपर लेवल के मॉलिक्यूल है इस पर कम लगता है। कैसे? अगर मैं एक कोई मिड वाले मॉलिक्यूल की बात करूं तो इस पे देखो सभी तरफ से, क्योंकि ये कंप्लीटली सराउंड है तो इस पे सभी तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। बट अगर हम एक अपर लेवल के मॉलिक्यूल की बात करें इस पे तो देखो इस पे सिर्फ ये लोअर पोर्शन से ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट होगा, अपर से नहीं होगा क्योंकि अपर में कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं। तो सेकंड चीज़ जो अपर लेवल के मॉलिक्यूल है इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा, मतलब इनकी बॉन्डिंग भी कम होगी, इनकी बॉन्डिंग वीक होगी। तो इनको अगर सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी मिले तो ये अपने लेवल को या इस सरफेस को एस्केप आउट करके वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे और यही होता है। तो देखो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं धीरे धीरे क्या होंगे, इस तरह से वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। हमने अभी इसको हीट भी नहीं किया है, इसको बॉइलिंग पॉइंट तक रीच भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा मिले तो भी ये धीरे धीरे क्या होते हैं, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू होते हैं। और यही प्रोसेस क्या है? यही प्रोसेस है इवोपरेशन। ये है वेपर और लिक्विड के मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे वेपर में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा? ये प्रोसेस कहलाएगा इवोपरेशन। ठीक, सो इवोपरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल इनटू वेपर मॉलिक्यूल बिलो द बॉइलिंग टेम्परेचर। ठीक है, बॉइलिंग टेम्परेचर से या बॉइलिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर पे लिक्विड के मॉलिक्यूल का स्लोली वेपर में कन्वर्ट होने का प्रोसेस क्या कहलाएगा? इवोपरेशन। तो यहां से एक चीज तो समझ आएगी कि हमको वेपर मिल गया। वेपर कहां से मिला? क्लियर हुआ। अब देखो ये जो वेपर है ना ये प्रेशर एग्जर्ट करेगा। अब देखो हमारा जो कंटेनर है ये तो ओपन कंटेनर है, तो ये जो वेपर फॉर्म हो रहे हैं ये वेपर कहाँ चले जाएंगे? ये वेपर चले जाएंगे एटमॉस्फेयर में, ये चले जाएंगे एटमॉस्फेयर में। और अगर ये एटमॉस्फेयर में आ गए तो फिर प्रेशर तो एग्जर्ट ही नहीं होगा। दैट्स व्हाई वी नेवर टॉक अबाउट प्रेशर इन दी ओपन कंटेनर। ठीक है, तो ओपन कंटेनर में जो वेपर फॉर्म होगा वो चले जाएंगे सीधे कहाँ? एटमॉस्फेयर में। तो प्रेशर की बात ही नहीं होगी, ये इस लिक्विड पे प्रेशर एग्जर्ट ही नहीं कर सकते, इस कंटेनर पे प्रेशर एग्जर्ट ही नहीं कर सकते। तो अब हमको बात करना पड़ेगा एक क्लोज कंटेनर का। सो लेट्स टेक अ क्लोज कंटेनर। अब हमने ले लिया एक क्लोज कंटेनर। ठीक है,
अब अगेन हमने इस क्लोज कंटेनर में लिक्विड फिल कर लिया, तो सेम चीजें ये है लिक्विड फेस जो कि वोलेटाइल नेचर का है। तो अपर लेवल के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होने की वजह से ये क्या करेंगे, अगेन स्लोली स्लोली लिक्विड के सरफेस को एस्केप आउट कर जाएंगे। ठीक है ये इस तरह से लिक्विड के सरफेस को एस्केप आउट कर जाएंगे और धीरे धीरे यहाँ पे क्या होंगे, कलेक्ट होना शुरू होंगे। ये जो वेपर है यहाँ पे कलेक्ट होना शुरू होंगे और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ये प्रोसेस कहलाएगा इवोपरेशन। तो यहाँ पे पहला काम क्या हो रहा है, पहला चीज हो रहा है इवोपरेशन का। ठीक, फर्स्ट लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुए जिसे हम कहते हैं इवोपरेशन। अभी भी हमने इसको हीट नहीं किया है, हमने इसको बॉइलिंग पॉइंट तक रीच नहीं किया है। तो अपर सरफेस के मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी हाई होने की वजह से और वीक बॉन्डिंग होने की वजह से स्लोली स्लोली किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, वेपर फेज है ये। ठीक है, अब इस बार जो हमारा कंटेनर है ना, ये क्लोज कंटेनर है, ये है क्लोज कंटेनर। और कंटेनर के क्लोज होने की वजह से ये वेपर एटमॉस्फेयर में नहीं जा सकते, एटमॉस्फेयर में स्किप नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे फिर, ये यहीं पर क्लोज कंटेनर के ही अपर सरफेस में रहेंगे और ये क्या करेंगे, ये कंटेनर पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ये एक दूसरे पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और धीरे धीरे क्या होंगे, एक दूसरे के क्लोज आकर के कलेक्ट होना शुरू होंगे, कंडेंस होना शुरू होंगे। और एक्चुअल में इसी प्रोसेस के थ्रू हमारे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। पॉन्ड है या फिर रिवर है, यहाँ से जो वेपर जनरेट होकर के जाते हैं वो धीरे धीरे क्या होंगे, कंडेंस होंगे और कंडेंस होकर के वाटर के ड्रॉपलेट में वापस कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ पे वापस फिर से क्या होगा, ये जो वेपर है वापस में कंडेंस होंगे, मतलब यहाँ पर जो प्रोसेस होने वाला है वो है कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन होगा तो वापस क्या होगा, लिक्विड के फॉर्म में ये कहाँ आ जाएंगे, लिक्विड के फॉर्म में ये लिक्विड में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से देखो लिक्विड के फॉर्म में वापस यहां आ जाएंगे। ठीक है, तो लगातार ये प्रोसेस हो रहा है। लिक्विड के मॉलिक्यूल इवोपरेट होकर के वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं और वेपर के मॉलिक्यूल लिक्विड फेज में आ रहे हैं, मतलब कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है। और एक समय ऐसा होगा जब रेट ऑफ इवोपरेशन बिकम इक्वल टू, देखो मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं नीचे में लिख देता हूं। एक समय ऐसे आएगा जब क्या होगा, रेट ऑफ इवोपरेशन become equal to rate of condensation and this condition is known as equilibrium condition। ठीक है, जब रेट ऑफ इवोपरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाएगा तो वो कंडीशन कहलाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन। और इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये वेपर जितना भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वही प्रेशर कहलाएगा वेपर प्रेशर। क्लियर है? सो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर इज नोन एज वेपर प्रेशर। क्लियर हुआ? तो ये है कंप्लीटली वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो वेपर प्रेशर है ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा। एक सिंपल वर्ड में अगर मैं बात करूं तो जितने ज्यादा वेपर यहां पर फॉर्म होंगे उतने ही ज्यादा वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा कि वेपर कैसे ज्यादा से ज्यादा फॉर्म होंगे उसी के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं बताता हूं
देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहे हैं जिसे हमने इवापोरेशन कहा, और जो वेपर है धीरे धीरे कंडेंस होंगे और कंडेंस होकर के वापस प्रेशर एक्सर्ट करेंगे लिक्विड के फेज पे, लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, और लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन कहलाएगा। ठीक है, एक समय आएगा कि जितने मॉलिक्यूल इवापोरेट होंगे उतने ही मॉलिक्यूल क्या होंगे, कंडेंसेट होंगे, और जब दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा तो उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन या फिर सैचुरेशन कंडीशन भी कहते हैं। और इस कंडीशन में जो भी प्रेशर एक्सर्ट होगा वही प्रेशर क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर कहलाएगा। ये प्रेशर कहाँ एक्सर्ट होगा, कंटेनर पे एक्सर्ट होगा, लिक्विड के सरफेस पे एक्सर्ट होगा। सो एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स आर नोन एज वेपर प्रेशर। ठीक है, चलो इसको नोट कर लीजिए आप। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, मतलब जितना ज़्यादा वेपर फॉर्म होगा उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो हम चेक करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इनके वेपर फॉर्म होने की टेंडेंसी को अफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर का मतलब यहां पर हम जो चीज फोकस करने वाले हैं वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। तो हम चेक करेंगे कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड कितना कम है या कितना ज़्यादा है। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। लेट सपोज हमने दो कंटेनर ले लिया, ये पहला कंटेनर है और ये सेकंड नंबर कंटेनर है। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स इस तरह से काफ़ी दूर दूर में है और दूसरा लिक्विड ये इस तरह से एकदम पास पास में है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है, तभी तो इनके बीच में गैप ज़्यादा है। तो अगर ये वीक है तो अगर इसको थोड़ा सा अगर हम हीट करें या थोड़ा से कहीं से इनको काइनेटिक एनर्जी मिले तो ये क्या होंगे, इजीली वेपोराइज हो जाएंगे, इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये इनके बीच में लगने वाले इस बॉन्ड को आसानी से ब्रेक कर जाएंगे, ये आसानी से ब्रेक कर जाएंगे। बट यहाँ पर इनके बीच का क्लोजनेस काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा वर्क कर रहा है। तो जितना यहाँ पर वेपर फॉर्म होगा उतना यहाँ पे फॉर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे वीक है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा फॉर्म हो रहा है और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से यहाँ पर वेपर प्रेशर कम फॉर्म होगा। ठीक, यहाँ पे वेपर ज़्यादा फॉर्म होगा, दैट्स वाई वेपर प्रेशर इज हाई। यहाँ पे वेपर कम फॉर्म होगा, इसीलिए वेपर प्रेशर कम फॉर्म होगा। ठीक है, चलिए इसी को हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं। तो जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर ये होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इससे आप कंक्लूजन लिख सकते हो, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे वेपर प्रेशर ज़्यादा फॉर्म होगा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग है तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम फॉर्म होगा। ठीक है, चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये इसको मैं पहले क्लोज कर देता हूँ। हमने फर्स्ट ले लिया वाटर, वाटर को मैंने फर्स्ट नंबर दे दिया। सेकंड हम ले लेते हैं एल्कोहल एथेनॉल C2H5OH, और थर्ड हम ले लेते हैं ईथर CH3OCH3। अब हम चेक करते हैं कि इन तीनों में किसमें वेपर प्रेशर ज़्यादा फॉर्म होगा। इसके लिए चेक करना पड़ेगा कि इसमें किसकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी और किसकी वीक होगी। तो अगर हम पहले बात करें वाटर का, तो वाटर का देखो, वाटर का जो स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, OH। वाटर के स्ट्रक्चर में दो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है।
यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें तो C2H5OH, यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर कितना है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे कितना है 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो कोई हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे नो हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मतलब जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा फॉर्म हो रहा है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो वाटर क्या है, वाटर के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल एंड ईथर। तो इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका ऑर्डर क्या होगा सबसे स्ट्रांग किस में होगा, वाटर, देन C2H5OH, देन किस में होगा, ईथर में CH3OCH3। ठीक है, अब देखो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर ये है, तो बताइए वेपर प्रेशर कैसे होगा। तो वेपर प्रेशर का ऑर्डर भी लिख लेते हैं। तो जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है वहाँ पर वेपर कम फॉर्म होगा, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। तो वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर का जो वेपर प्रेशर है सबसे कम होगा, और उससे थोड़ा ज़्यादा किसका होगा, अल्कोहल का ज़्यादा होगा, और उससे भी ज़्यादा किसका होगा, ईथर का होगा। ठीक, तो ये इस तरह से हमको समझ में आ गया कि वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा होगा ईथर का, और सबसे कम किसका होगा इन तीनों में, वाटर का। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स का कंसेप्ट समझ आया। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा वेपर उतना ही कम फॉर्म होगा और उतना ही कम वेपर प्रेशर जनरेट होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं सेकंड टॉपिक, टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को। नोट कर लीजिए आप। अब देखते हैं हम लोग सेकंड फैक्टर के बारे में। तो सेकंड फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्लियर सी बात है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे उतनी ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और उतनी ही ज़्यादा वेपर फॉर्म होंगे और उतनी ही ज़्यादा वेपर प्रेशर जनरेट होगा। तो वेपर प्रेशर शॉर्ट में लिख दिया वीपी। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज़्यादा उस लिक्विड का टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा उनके मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और उतना ही ज़्यादा वेपर फॉर्म होंगे, उतना ही ज़्यादा वेपर फॉर्म होंगे तो उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट होगा। ठीक है, अगला जो फैक्टर है वो है बॉइलिंग पॉइंट का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट। चलिए समझते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे किस तरह से डिपेंड करेगा। लेट सपोज हमने दो लिक्विड ले लिया। फर्स्ट हमने ले लिया वाटर, ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। सेकंड हमने ले लिया एथेनॉल, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये होता है ऑलमोस्ट 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास। थर्ड हम चलो एक और ले लेते हैं ईथर। ईथर की बात करें तो इसका 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तीनों में हमने क्या कर दिया, तीनों लिक्विड को फिल कर दिया। इन दिस वे वाटर, ईथर एंड अल्कोहल आर फिल्ड इन कंटेनर। जब हम तीनों को बॉईल करना शुरू करेंगे तो इसको वेपर में कन्वर्ट होने के लिए कितना लगेगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक के हमको हीट करना पड़ेगा। अगर हम इसको हीट करना चाहेंगे तो 78 डिग्री सेल्सियस तक के हीट कर देंगे और ये 35 डिग्री सेल्सियस तक हीट करने पर ही क्या हो जाएगा, ये वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो बताओ कौन जल्दी वेपर में कन्वर्ट होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है वो जल्दी से वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब जितना बॉइलिंग पॉइंट लो रहेगा उतना ही जल्दी वेपर बनाएगा और उतना ही ज़्यादा वेपर बनाएगा, और जितना ज़्यादा वेपर बनेगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट होगा। समझ आया? तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं वेपर प्रेशर is inversely proportional to boiling point।
क्लियर हुआ? जितना बॉइलिंग पॉइंट लो होगा उतने ही कम टेम्परेचर पे वेपर बनाना शुरू कर देंगे, और जितना वेपर बनना शुरू होगा उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट होगा। क्लियर है? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर एक लास्ट देखते हैं हम लोग प्योरिटी के कॉन्सेप्ट को। अब हम बात करते हैं लास्ट फैक्टर की, जो है प्योरिटी, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यही हम यूज़ करेंगे आगे रोल्स लॉ में। तो फोर्थ जो हमारा बनेगा वो होगा प्योरिटी ऑफ लिक्विड, प्योरिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, चलो एक एग्जांपल समझते हैं। ये हमारे पास कोई एक प्योर लिक्विड है जिसे हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट कहेंगे। तो ये हमारे पास एक सॉल्वेंट है, मतलब ये क्या है? एक प्योर लिक्विड है। ठीक, इस लिक्विड के मॉलिक्यूल को मैंने क्या कह दिया? इसको मैंने कह दिया AA, क्योंकि ये सेम टाइप के हैं तो मैंने इसको AA कह दिया। ठीक है। सेकंड, अब हम क्या करते हैं, इसमें कोई दूसरा लिक्विड या आप चाहो तो कोई सॉलिड मिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम एक दूसरा सब्सटेंस मिक्स करेंगे जिसे मैं B कह देता हूं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये सॉल्वेंट है तो जो मिक्स होगा सॉल्यूट ही होगा, और सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है थोड़ा सा हाई होगा, जिसकी वजह से हमारा जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा, ये जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा थोड़ा सा कंसंट्रेटेड हो ही जाएगा, और डिपेंड करेगा कितना हम सॉल्यूट मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन देखो, अब यहाँ पे B के मॉलिक्यूल आ गए, तो ये है A। ठीक, इस तरह से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक, अब जब आप इसको हीट करेंगे या हीट नहीं भी करेंगे तो नॉर्मल जब इवैपोरेशन होगा तो क्या होगा, सेम टेम्परेचर पे सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ ये प्योर है तो इसके सभी के सभी मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, सभी के सभी मॉलिक्यूल इस तरह से इवैपोरेट हो जाएंगे। सेम काइनेटिक एनर्जी इनके पास, सेम मॉलिक्यूल है, तो जब भी इवैपोरेट होंगे तो सारे के सारे मॉलिक्यूल एक साथ यहाँ पर इवैपोरेट हो जाएंगे, क्योंकि सभी के सभी क्या हैं, A टाइप के मॉलिक्यूल हैं। बट हमको पता है सॉल्वेंट से कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सॉल्यूट का होगा। तो जिस टेम्परेचर पे या जिस काइनेटिक एनर्जी के वैल्यू पे A वेपोराइज होंगे उस पे B वेपोराइज नहीं होंगे, उनको थोड़ा सा ज़्यादा हीट का रिक्वायरमेंट होगा ही होगा। तो यहाँ पर देखो, इस सरफेस में 4 मॉलिक्यूल चले गए एग्जाम्पल के लिए, और यहाँ पर सिर्फ 2 मॉलिक्यूल गए हैं। क्यों? क्योंकि B का जो काइनेटिक एनर्जी का रिक्वायरमेंट है ज़्यादा है, उसको ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। तो अब इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से B तो ऊपर जाएगा ही नहीं, और साथ में जो नीचे के मॉलिक्यूल है इसको भी क्या कर देगा, वो ब्लॉक कर देगा। तो प्योर सॉल्वेंट में जितने मॉलिक्यूल वेपोराइज हो सकते हैं उतने सॉल्यूशन में वेपोराइज नहीं होंगे। इससे ये समझ आया कि प्योर सॉल्वेंट हैज ऑलवेज हायर वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, और यू कैन से solvent, pure liquid is always higher than its solution। ठीक, समझ आया? तो प्योर सॉल्वेंट या प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा हमेशा ज़्यादा होगा उसके सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। क्लियर हुआ? चलो, तो हमने वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट को फिनिश कर लिया है। अब हम आगे चलेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक राउल्ट्स लॉ की तरफ। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं फिनिश करते हैं, फिर हम समझेंगे नेक्स्ट सेशन में राउल्ट्स लॉ को। नोट कर लीजिए आप।